जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन नेवी अब अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट मिग 29K को एक बड़ा अपग्रेड देने की तैयारी कर रही है। अब बताया जा रहा है कि पुराने रशियन रडार को हटाकर नए स्वदेशी उत्तम आईएस रडार को इसमें लगाया जाएगा और इसे डीआरडीओ ने बनाया। फिलहाल मिग 29K में जुक एमई रडार लगा है जिसका 40% परफॉर्मेंस लगभग गिर चुका है। यही वजह है कि समुद्र की नमी और जो सॉल्ट इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से नेवल कंडीशन में ये रडार अब रिलायबल नहीं रह गया है। लेकिन जो ये नई आईएस टेक्नोलॉजी इसमें लगेगी जिससे कि ये फाइटर जेट एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जामिंग के खिलाफ ज़्यादा मजबूती से मिलेगी और ज़्यादा एक्यूरेट टारगेटिंग कर पाएगा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रडार को मैरीटाइम हार्डनिंग के साथ बनाया जा रहा है, मतलब सॉल्ट, एयर और ह्यूमिडिटी में भी ये लॉन्ग लाइफ और रिलायबिलिटी देगा, जिससे कि मिग 29K की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। एयर टू एयर और सी स्ट्राइक दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। और इसका एक और बड़ा फायदा ये मिलेगा इस रडार का कि हम अपनी खुद की अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 इस पर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी रशियन मिसाइल पर डिपेंडेंसी कम होगी। ये अपग्रेड फिलहाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना फ्यूचर में टेडबीएफ को अपनाएगी, लेकिन अभी इसके लिए काफी वक्त लगेगा। तब तक मिग 29K और बाकी जो रफाल मरीन फाइटर जेट्स आएंगे वो हमारी नौसेना के मेन नेवल फाइटर जेट्स आएंगे। और ये अपग्रेड इंडियन नेवी के लिए काफी जरूरी भी हो गया है, जिससे कि पुराने फाइटर जेट को अब मॉडर्न कैपेबिलिटी मिलेगी। और अगर ये इंटीग्रेशन सफल रहता है तो भारतीय नौसेना की नेवल एयर पावर काफी मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब अपने 3 बड़े फाइटर जेट्स प्रोग्राम में सेम कॉकपिट का डिजाइन ला रही है और ये 3 एयरक्राफ्ट होंगे टेडबीएफ, तेजस मार्क 2 और AMCA। यहाँ पर दोस्तों कॉकपिट सेम होने का बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, प्लस मॉडर्न डिजिटल इंटरफेरेंस मिलेगा, इवन होटास सिस्टम मिलेगा, यानी कि हाथ हटाए बिना भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और हुड डिस्प्ले इसमें होगा और नाइट विजन कंपैटिबिलिटी होगी, जिससे कि पायलट ट्रेनिंग आसान होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर एक पायलट तेजस मार्क 2 को उड़ा सकता है तो वो आसानी से एमका और टेडबीएफ पर भी शिफ्ट कर सकता है, जिससे कि रिएक्शन टाइम काफी तेज होगा। और सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस भी आसान होगी। और यही नहीं, एक और बड़ा फायदा ये कि अगर एक ही कॉकपिट डिजाइन होगा तो बार बार इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि भारत अब एक यूनिफाइड एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम बना रहा है। और इवन मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कॉकपिट की जो कॉमनैलिटी है वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो कि भारत को फास्टर, चीपर और एफिशिएंट फाइटर डेवलपमेंट में मदद करेगी। और सही तरीके से अगर ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है तो भारत के पायलट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल और कॉम्बैट रेडी होंगे। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉकपिट का वो ठीक है या फिर हर फाइटर जेट के लिए अलग अलग कॉकपिट डिजाइन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत ने अब रशिया से लगभग 300 यानी कि 300 घातक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर दी है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ R-37M मिसाइल की। बताया जा रहा है कि ये डील करीबन $1.2 बिलियन की है और ये मिसाइलें अगले 1 साल के अंदर भारत को मिल जाएंगी और इसका इस्तेमाल होगा हमारे Su-30MKI पर। यहाँ पर R-37M की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज और स्पीड, रेंज इसकी 300 से 400 किलोमीटर है, स्पीड मैक 6 है। और इसका इस्तेमाल मैं आपको बता भी चुका हूँ कि दुश्मनों के बड़े जो एरियल एसेट्स होते हैं जैसे कि उनके अवाक्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, उनको मार गिराने के लिए किया जाएगा। इसीलिए इसे अवाक्स किलर मिसाइल भी कहा जाता है। 300 से 400 किलोमीटर की रेंज आप समझ सकते हैं कि ये मिसाइल दुश्मन के सर्विलांस एयरक्राफ्ट यानी कि उनके अवाक्स को दूर से ही खत्म कर सकती है, जिससे कि दुश्मनों की रडार कवरेज और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए कोई बड़ा चेंज नहीं करना Su-30MKI में, सिर्फ रडार सॉफ्टवेयर अपग्रेड से काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भारत अपनी खुद की अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 इन मिसाइलों की आगे जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है कि R-37 मिसाइल डील भारत के लिए एक शॉर्ट टर्म गेम चेंजर सॉल्यूशन है, जो कि तुरंत हमारी एयर डोमिनेंस को बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट के बीच पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा समझौता हो चुका है और कहा जा रहा है कि अब 1 साल के बाद ये डील खरीद के करीब पहुंच रही है। और पेंसिर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये एक मिसाइल प्लस गन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुश्मनों की क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को मार गिरा सकती है। और ये मोबाइल है, इसे कहीं पे भी जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब शूट एंड स्कूट क्षमता है इसमें। इसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अब अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा बढ़ानी है, क्योंकि S-400 लॉन्ग रेंज के टारगेट्स को मारता है, लेकिन क्लोज रेंज थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन और लो फ्लाइंग मिसाइल के लिए पेंसिर काफी जरूरी हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत करीबन 13 यानी कि 13 पेंसिर सिस्टम खरीदेगा, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स को 10 सिस्टम मिलेंगे और इंडियन आर्मी को 3 सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शामिल है। कुछ सिस्टम सीधे रशिया से आएंगे, इसके बाकी सिस्टम भारत में बनेंगे और बाकायदा इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ होगा। तो पेंसिर डील दोस्तों भारत की एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यह S-400 के साथ मिलकर एक मजबूत मल्टी लेयर डिफेंस बनाएगा। वहीं भारत की डिफेंस कंपनी डायनेमिक टेक्नोलॉजीज ने अब एक नया
EO/IR पेलोड बनाना शुरू कर दिया है। EO यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR का मतलब है इंफ्रारेड, और इन दोनों को मिलाकर एक सेंसर बॉल बनाया जाएगा जो UAV, हेलीकॉप्टर या फिर सर्विलांस एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम 20 किलोमीटर दूर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी होगी, मतलब एयरक्राफ्ट अगर हिलता भी है तो इमेज जो है वो स्टेबल रहेगी। दिन और रात दोनों मौसमों में काम करेगा। इवन बैटलफील्ड में तो इसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। इससे भारत दुश्मनों की एक्टिविटी को दूर से ही ट्रैक कर सकता है। बॉर्डर सर्विलांस हमारा मजबूत हो जाएगा इससे, और काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी। और अगर इसमें लेजर रेंज फाइंडर और डेजिग्नेटर जुड़ जाता है तो यह सिस्टम सिर्फ देखेगा ही नहीं बल्कि टारगेट को मार्क भी कर पाएगा, जिससे कि हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो और आसान हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक भारत ऐसे एडवांस सेंसर्स के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड था, लेकिन अब यह सिस्टम भारत में ही डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि इंपोर्ट कम होगा, कस्टमाइजेशन ज़्यादा इजी होगा और हमारा डिफेंस सेक्टर भी आत्मनिर्भर होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेस ज़रूर है। पहला तो 20 किलोमीटर की जो डिटेक्शन क्लेम है वो काफ़ी अच्छी तो मानी जा सकती है, पर रियल लाइफ में परफॉर्मेंस जो होती है इसकी वो मौसम, धूल और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ग्लोबल मार्केट में इजराइल और यूरोप के एडवांस EO/IR सिस्टम्स मौजूद हैं जो कंपटीशन को काफ़ी टफ बनाते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा खुद का EO/IR पेलोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो कि सर्विलेंस और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी मजबूत कर सकता है। और अगर ये सिस्टम वाकई में अपने दावे के अनुसार परफॉर्म करता है तो भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कल से यानी कि 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भारतीय सेना के नॉर्थ-टेक को कवर करने जा रहा हूं, जहां से आपको एक्सक्लूसिव डिफेंस कवरेज देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इन दिनों मैं बहुत कम वीडियो डाल पाऊं, लेकिन मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां से लेकर आने वाला हूं। इसीलिए अपना धैर्य जो है वो बनाकर रखिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, बल्कि अपने देशवासियों के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत की कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि AVNL ने अब एक नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जो कि टैंक के टर्रेट सिस्टम को पूरी तरह मॉडर्न बनाएगा। और ये काम किया जा रहा है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में। आपको मैं बता दूं कि भारत के T90 भीष्म और T72 अजय, इन टैंकों में जो टर्रेट लगा हुआ है यानी कि ऊपर का घूमने वाला हिस्सा, उसे घुमाने के लिए अब एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगाया जाएगा। इससे पहले क्या होता था वो भी आप जान लो। दरअसल पुराने टैंकों में हाइड्रोलिक या फिर पुराने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि काफ़ी स्लो थे, नॉइसी थे और एक्यूरेट भी कम होते थे। लेकिन अब जो नया चेंज आएगा, जिसमें कि नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम टरेट को तेजी से 360 डिग्री पर घुमा सकता है, टारगेट को जल्दी लॉक कर सकता है और फायरिंग एक्यूरेसी को बेहतर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी आर्मी को बैटलफील्ड में होगा। पहला, हमारा टैंक दुश्मन को जल्दी पहचान कर उस पर हमला कर देगा। दूसरा, चलते हुए भी टारगेट को सही तरीके से ये हिट कर देगा। और तीसरा, हमारे टैंक की सर्वाइबिलिटी भी बढ़ेगी। और इसका एक और बड़ा फायदा दोस्तों ये मिलेगा कि नया सिस्टम कम आवाज़ और कम हीट जनरेट करेगा, मतलब दुश्मन के सेंसर्स के लिए इसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, इसके साथ एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है साइलेंट फॉज का। मतलब टैंक बिना इंजन चालू किए सेंसर्स और टरेट चला सकता है। इससे फ्यूल भी बचेगा और टैंक की स्टेल्थनेस भी बढ़ेगी। और इवन ये अपग्रेड भारत में ही किया जाएगा, जिससे कि हमारी विदेशों पर डिपेंडेंसी कम होगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि ये अपग्रेड एक छोटी टेक्नोलॉजी में चेंज करने का नहीं है, बल्कि भारतीय टैंकों को फ्यूचर रेडी बनाने की एक बड़ी कोशिश है। और अगर ये प्रोजेक्ट हमारा सफल रहता है तो भारत का T90 और T72 टैंक ज़्यादा लीथल, एक्यूरेट और सर्वाइवल बन जाएंगे। अब आप ही बताइए, क्या पुराने टैंकों को अपग्रेड करना सही है या भारत को पूरी तरह नए टैंकों पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत जल्द ही फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने जा रहा है। इस डील के तहत 114 रफाल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जिनमें से 18 फाइटर जेट सीधे फ्रांस से फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे और बाकी के 96 जेट्स भारत में बनेंगे। और इस डील का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस की संख्या को बढ़ाना, दूसरा भारत में ही फाइटर जेट बनाने की क्षमता को विकसित करना। भारत सरकार यहाँ पर एक टारगेट लेकर चल रही है कि इन जेट्स में 50% से ज़्यादा हिस्सा भारत में ही बनना चाहिए। यहाँ पर हिस्से की बात हो रही है, ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये डील हमारी घटती हुई स्क्वाड्रंस को थोड़ा सा बचाएगी तो ज़रूर, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी को फ्रांस पर भी बढ़ाएगी, क्योंकि फ्रांस पूरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो हमारे साथ नहीं करेगा, सोर्स कोड वो हमें देगा नहीं। और ऐसे में सवाल भी ये आता है कि क्या सिर्फ हम असेंबली तक सीमित रह जाएंगे, और क्या भारत में प्रोडक्शन टाइम पर हो पाएगा इन रफाल फाइटर जेट्स का? और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि फ्रांस हमारी स्वदेशी मिसाइलों को लगाने से भी मना कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ये डील भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है और एक बड़ा चैलेंज भी है।
एक तो महंगा फाइटर जेट है, नो डाउट, इसमें तो आप सब एग्री करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कितनी सहमति बनती है, इस बात का भी आना सामने जरूरी है। और अगर ये डील लेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है, रफाल फाइटर जेट और महंगा और लंबा प्रोजेक्ट बन सकता है। हालांकि यहाँ पर भारत को रफाल के अलावा एक और ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। जहां भारत को फ्लेक्सिबिलिटी लगे उसी तरफ इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कुछ भी कहें, इंडियन एयरफोर्स को रफाल फाइटर जेट ही चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।